ठीक है? तो डिफरेंस दोनों के बीच में यूनिकनेस और पॉजिटिविटी में ये रहता है। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम कभी-कभी कहते हैं कि कोई लड़की घर में आई, नवनीता जी प्लीज़ म्यूट कीजिएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से मैम मतलब पॉजिटिविटी भी एक क्वालिटी है यूनिकनेस। जी, जी, जी। आप प्लीज़ म्यूट कीजिएगा, मैं बताती हूँ। जी, धन्यवाद। तो पॉजिटिविटी क्या कहती है? पॉजिटिविटी ये कहती है कि हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखें। जो नकारात्मक ऊर्जाएँ आपके आस-पास आ रही हैं, उसको सकारात्मक में आप बदलने का प्रयास करते रहें और फिर एक वक़्त ऐसा आता है, जहाँ आप सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को परे कर देते हैं। अब ये कैसे होगा? अब मैं इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाह रही थी, जहाँ पे अब लास्ट टाइम दिया भी था मैंने, पर वो बड़ा ही कॉमन एग्ज़ाम्पल था, तो हो सकता है कि वो पास पाई होगी बात। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि ये आधा ग्लास भरा हुआ है और दूसरा कहेगा ये आधा ग्लास खाली है। जो कहेगा भरा हुआ है मीन्स वो संतुष्ट है उसके अंदर जितना उसको मिला है। अब वो खाली की तरफ उसका ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब उसको पता है कि खाली है, पर वो क्या कहना चाह रहा है कि आधा ग्लास भरा हुआ है। मेरी इसमें संतुष्टि हो जाएगी या मेरे लिए इतना पर्याप्त है या मैं इसके अंदर एडजस्ट कर लूँगा। एक तो ये बात आई। अब इसके अंदर मैं एग्ज़ाम्पल देने लगी थी कि पुराने ज़माने में मानते थे कि किसी बहू के पैर आए ब्याह के बाद और या तो कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी अनहोनी होगी घर के अंदर कि किसी को कुछ चोट या कुछ चीज़ टूट गई है, चोरी हो गई घर में, कुछ इस प्रकार का कुछ ऐसा हुआ। तो क्या करेंगे सबसे पहले घर वाले कहेंगे, जो हम मूवीज़ में देखते हैं, तो सासू माँ आएगी वो कहेगी, "बहू तुम ही ऐसी हो, तुम्हारे पैर शुभ नहीं है। तुम आई और उसी दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया।" अब इसमें पॉजिटिविटी कैसे दिखेंगे? पॉजिटिविटी हम यहाँ पे ये देखेंगे, हम ये कहेंगे कि वो आई, ये देखें कि अगर कोई इंसान मर सकता था उस सिचुएशन के अंदर, उसकी मृत्यु हो सकती थी, वो मृत्यु ना हो करके एक चोट में, एक छोटे में वो है बला या कहेंगे वो सिचुएशन टल गई। यानी कि हम ये कहेंगे कि बहू के पैर तो शुभ थे। कहने का तात्पर्य यहाँ से नेगेटिव से हमने पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर लिया। जो कि पहले के वक़्त में हम सब जानते शुभ-अशुभ का बहुत ज़्यादा करते थे। आज के वक़्त में भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके चलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बड़ा सस्पिशियस है, सॉरी जो बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ को लेके कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या इस प्रकार से होनी चाहिए, इसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। हम डरते हैं ना इस प्रकार से, तो ये एक कहीं न कहीं डर है लोगों के अंदर, ठीक है? उस डर को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब किसी सिचुएशन में हो, वहाँ आप कैसे कितना ज़्यादा डर रहे हो उस सिचुएशन से। तो ये हमारे लिए एक नकारात्मक ऊर्जा वाली बात कर देता है ये, ठीक है? नकारात्मक को सकारात्मक में लाना हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं लेकर आ पाएँगे, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यही होगी कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है? कि नेगेटिव को पॉज़िटिव में कैसे लेके जाएँ, कैसे किसी को ये कहें कि नहीं बुरा मत सोचो, अच्छे की तरफ चलो। हम ये कह नहीं पाएँगे ना उनको, समझा नहीं पाएँगे और जब ये समझने खुद भी नहीं पाएँगे और समझा भी नहीं पाएँगे, तो स्ट्रेस से, डिप्रेशन से हम किसी को दूर नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आप समझ आए यूनिकनेस और पॉज़िटिविटी में क्या डिफ़रेंस है? मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ रिप्लाई। जी मैम, अब समझ में आ गया। ओके, ठीक है। अभी तक हम कंप्लीट कर चुके थे। हम पर्सनैलिटी में चल रहे थे, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी को हम पढ़ रहे थे। नेचर ऑफ पर्सनैलिटी हम पढ़ चुके थे। डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है? इसमें क्या है कि जैसे कि किसी भी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा तरीका या कहें किसी चीज़ को पर्सनैलिटी को समझने का एक कि ये किस प्रकार की पर्सनैलिटी से बिलॉन्ग करते हैं। हम ये कैसे कहेंगे? हमने मूलतः यानी कि हम कहेंगे 5 तरीके की या 5 प्रकार की हमने कैटेगरीज़ बनाई थी, जिसे हमने एक ओशन नाम से उसको याद करने का प्रयास किया था। जिसमें आता था ओपननेस यानी कि खुले विचार, कंसाइंशियसनेस कंसाइंशियसनेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंसाइंस आपका क्या कहता है, मेरी अंदरूनी आवाज़ क्या कहती है, गलत करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। ऐसा हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर उसकी कंसाइंस उसको बता देती है कि ये मैंने गलत किया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देते हैं, अगर हम किसी के साथ कुछ भी गलत किया या हमने किसी को झूठ बोला कि यार हम नहीं आ पाएँगे या हम नहीं कर पाएँगे। अगर वो बात बहुत बड़े वाली होगी ना, तो आपको अंदर से या कुछ भी
अच्छा, यहाँ से समझते हैं इस बात को कि किसी ने पैसे माँगे उधार और आपने कहा नहीं यार मेरे तो अभी वैसे मेरे तो बहुत सारे लोन चल रहे हैं, अभी तो मैं किसी को कुछ दे नहीं पाऊँगा। उसने फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने माँगे पैसे नियरली 15,000 एग्ज़ाम्पल। आपने कहा यार 1000-1500 तो कहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे खर्चे हो गए और बहुत सारे खर्चे होने बाकी हैं और तुझे तो पता है इंक्रीमेंट तो इतने हो नहीं रहे। तो मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, आप कोशिश कर रहे हो सामने वाले को ये एग्री करवाने के लिए कि आप उसको पैसे नहीं दे पाओगे। लेकिन अंदर से आप जानते हो कि आप पैसे दे सकते हो। जब बात मदद की आए तो आपको पता है मैं दे सकता हूँ, पर आप देना नहीं चाहते उसके रीज़न कोई भी हो सकता है। या तो आपको लगता है कि सामने वाला पैसे वापस ही नहीं करेगा, या आपको लगता है कि अगर मैंने पैसे दे दिए या कुछ टाइम के लिए मेरे पैसे फँस जाएँगे, मेरे प्लान्स कहीं और चीज़ों में उसको खर्च करने के थे, ठीक है? या इन्वेस्टमेंट करने के थे या कुछ भी। या आप नहीं चाहते कि मैं उधारी के किसी भी ऐसे एक सर्कल के अंदर आऊँ, तो आप नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही आपने फ़ोन कट करा या आप बता भी रहे हो, उसको कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहे हो, तब भी आपको अंदर से पता तो है कि गलत कर रहे हो। अनटिल अनलेस सामने वाला गलत नहीं है। जब तक सामने वाला गलत नहीं, जहाँ आपको पता है ना कि मेरे पैसे फँस जाएँगे, वापस नहीं आएँगे, बिल्कुल ही नहीं आएँगे, ये तो देता ही नहीं है वापस, इसका काम तो सबसे माँगना ही है, वापस तो ये करता ही नहीं है, करती नहीं है। उस जगह को छोड़कर बाकी आपको पता है कि जहाँ आप दे सकते हो, आप दे नहीं रहे हो। आपको पता है कि मैं दे सकता हूँ, मेरी तो पूरी-पूरी काबिलियत है, पर फिर भी मैं दे नहीं रहा। ये गलत है, ये आपको अंदर से बोलेगा। किसी जगह पे आपने किसी के झूठ का साथ दिया, जबकि आप उसको सच बोल के वहाँ सिचुएशन को क्लियर कर सकते थे, पर फिर भी आप झूठ का पात्र बने। आपकी कंसाइंस ने आपको बता दिया था कि ये गलत है। जब बच्चा पहली बार चोरी करता है किसी चीज़ के लिए या बड़ा भी कोई चोरी करता है, उसे पता है ये गलत है। आपका कंसाइंस यानी कि मेरी अंतरात्मा मुझे बताती है, ठीक है? एक्स्ट्रोवर्जन्स के अंदर मैंने आपको बताया था द वन जो बहुत खुले दिमाग से हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से दूरदृश्य होकर या दूरदृष्टि रखकर उसको सोच पाते हैं, ठीक है? और जैसा दूसरे नहीं सोच पाते वैसा उनकी जो देखने की शक्ति है किसी चीज़ को, वो बहुत बड़ी और बहुत दूर तक की होती है। होता है ना कि बेटा तुम तो आज से 2 साल का या 6 महीने के बारे में सोच रहे हो। हम तो ये देख रहे हैं कि 15-20 साल के बाद भी इसका इम्पैक्ट ऐसा रहेगा, ठीक है? जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, वो एक्स्ट्रावर्जन्स पे ही काम करती हैं। छोटे लेवल पे काम नहीं करती, वो बड़े लेवल पे ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है? अग्रीबल अग्रीबिल सॉरी अग्री अ, अग्रीबलनेस यानी कि आप किसी से कैसे एग्री कर सकते हो और कितना एग्री करना चाहिए। ये आपकी एग्री होने की एबिलिटी जो है किसी के साथ, यानी कि इसका दूसरे में क्या शब्द को मैं अगर समझाने का तात्पर्य करूँ तो एडजस्टमेंट, ठीक है? आप किसी के साथ कितना एग्री करते हो। इसके 2-3 चीज़ें और भी आती हैं। वैसे सिर्फ़ अकेला ये एडजस्टमेंट वर्ड नहीं आएगा। जैसे कि आप किसी के साथ किसी अपनी बात को सर्वप्रथम ना रखते हुए सामने वाले की बात को सुनकर, समझकर, उसकी बात को देखना कि ये तुलना ना करना कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। सही दोनों है, एक ने कान राइट साइड से पकड़ा, एक ने कान लेफ्ट साइड से पकड़ा है और एक ने घुमा के पकड़ा है। पकड़ा एट द एंड कान ही है। जो इस तरह की फिलॉसफी है या इस तरह की बात को समझ पाता है, वो एग्रीएबलनेस कहलाई जाती है। ठीक है? यानी कि आप बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू में एग्री कर पाते हो, आपको समझ आ पाता है कि इंसान सामने वाला कहना क्या चाह रहा है या आप अपनी बात को कैसे उनके पास अपनी बात को उनके समक्ष रख पाओगे। क्योंकि जब तक अगर आप कहोगे हर चीज़ में ना, 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 तो सामने वाला भी कहेगा आपकी बात को ना, ना, ना। कहते हैं ना कि अगर किसी से कुछ काम करवाना है तो 5 में से 3 बातें उनकी करवा लो, 2 अपनी करवा लो और 2 जो अपनी करवाओ, वो मेजर वाली करवाओ। ये एक इस तरह की अजीब-सी फिलॉसफी सुनी है ना हमने। दो इट रियली आई वुड से ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत वर्क करती है, ठीक है? लेकिन एग्रीएबलनेस के अंदर क्या और क्या चीज़ समझ आती है कि हमें दूसरों के साथ कैसे उनकी बात सुनकर उनके साथ चलने का हमें एक तरीका आना चाहिए। ये नहीं है कि मेरी बात सर्वप्रथम है, ये नहीं। एक कुछ लोग होते हैं जनरली ये एट्रिब्यूट किसके अंदर मिलता है? वुमेन के अंदर। घर के हर एक सदस्य में या कहेंगे कि अगर पुरुष की बात करते हैं यहाँ पर, घर में 2 सदस्य हैं, मेजर वाली बात कर रही हूँ मैं, कि पुरुष और स्त्री। स्त्री जनरली हर बात पे एग्री ही करनी पड़ती है, उसे पता है कि अगर मैं एग्री नहीं करूँगी, तो या तो लड़ाई होगी या ये डिसीज़न या ये जो सिचुएशन है कुछ और होगी। बेटर ये है कि इस बात पे एग्री कर जाएँ। तब तक ये सही है जब तक सामने वाला जो भी वो कार्य हो रहा है या जो भी चीज़ पे डिसीज़न लिया जा रहा है
वो पूर्ण रूप से मोरल या एथिकली वो गलत नहीं होना चाहिए। ये पर्सनैलिटी तब सही मानी जाती है। तब इसमें कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं इनके अपने नखरे नहीं है, इसको आप ऐसे कहो, इसके इसने नखरे नहीं है, ये तो हर बात में मान जाती है, सब खा लेते हैं ये, इनके कोई नखरे नहीं है, इनके आगे कुछ भी इनको परोसो ये खा लेते हैं, खुशी-खुशी खा लेते हैं, इनके कोई नखरे नहीं है। आप ऐसा समझें, ठीक है? सिंपल सिंपल साधारण शब्दों में। न्यूरोटिज़्म के अंदर हम क्या समझेंगे, जो दिमागी तौर पे चीज़ों को बहुत जल्दी कैलकुलेट करते हैं, विटी होते हैं, उस तरह के लोग। और इनकी समझ जो होती है थोड़ी दूरदर्शी के साथ-साथ तो होती है, सबको साथ लेके भी चलने वाली होती है। इसके अंदर कुछ लोगों का जो कहेंगे ना कि बाय बर्थ बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ पैदा होते हैं, जो बहुत जल्दी एक बार पेज पढ़ा पूरा याद हो गया, ऐसे, इस प्रकार के लोग, ठीक है? ओपननेस को हम थोड़ा-सा और एक बार देख लेते हैं इन डिटेल। दे आर विलिंग टू लिस्टन टू न्यू आइडियाज़, जैसे मैंने कहा ना कि बड़े खुले मिजाज के होते हैं। खुले मिजाज से मतलब क्या हुआ, ये रूढ़ावादी नहीं होते कि नहीं हमारा कल्चर तो हमें ये कहता है, हम नहीं सुनेंगे। वो लेकिन कुछ कहते हैं कि हमारा कल्चर ये कहता है, पर लेकिन आपकी बात सुनते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है? और न्यू आइडियाज़ को सुनेंगे, चेंज करेंगे इन देयर ओन आइडियाज़। एक्चुअली में ये पूरा चेंज नहीं करते। ये लोग पूरा चेंज नहीं करते। ये सिर्फ़ उसके अंदर कुछ एडिट्स कर लेते हैं, छोटे-छोटे एडिट्स कर लेंगे, ठीक है? ज़्यादा पूरा चेंज नहीं करेंगे, अपने बिलीव्स के अंदर चेंज करेंगे। अब ये चेंज कैसे आएगा अपने बिलीव के अंदर? हम कहेंगे ना कि अगर हम किसी चीज़ को मान लीजिए पुराने टाइम पे अगर हम शास्त्र को पढ़े या एस्ट्रोलॉजी को वगैरह पढ़े, तो उसमें लिखेंगे धन-धान्य के बारे में लिखेंगे या वो घोड़ा, हाथी इस तरह के कहेंगे आपको ये सब मिलने वाला है। तो आज की अवस्था में देखिए तो घोड़ा, हाथी ये तो कोई नहीं रखता। पहले के टाइम में राजा-महाराजा रखते थे। अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें यहाँ पर। आज के वक़्त में क्या है आपके पास कार होगी, हो सकता है कि बहुत सुपीरियर लग्ज़रियस कार होगी, कुछ इस तरह की लग्ज़रियस चीज़ें वो आपके पास होंगी। अगर हम आज की डेट से उसको थोड़ा-सा मैच करने की कोशिश करें, तो उसमें थोड़ा चेंज आया। बिलीव्स में कैसे चेंज आता है? बिलीव्स में चेंज आता है जैसे कि मान लीजिए आपको बस ये पता था कि क्या शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है? शिवलिंग पे जल अर्पण हमें करना चाहिए। फिर किसी ने आपको बताया कि जब जल अर्पण करते हैं ना, तो आपको मन में ऐसे भाव रखने चाहिए। आपने वो भाव भी रखने शुरू कर दिए, ठीक है। फिर आपने शास्त्र पढ़े और आपने उसके अंदर समझा कि जल हम चढ़ा ही क्यों रहे हैं, ठीक है? क्यों जब जल अर्पण करा जा रहा है और उसमें मेरे जो भाव है, वो क्यों इस पर या कोई श्लोक जो है, वो मुझे क्यों चैंट करना चाहिए? आप अपने उसको साइंटिफिक या कहें मेडिकल तरीके से आपने उसको समझा कि जो हम चैंटिंग करते हैं वो संस्कृत की है और संस्कृत जो है वो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। मतलब ये कि उसके हर अक्षर से हमारा प्राणायाम होता है। हर अक्षर में हमारा श्वास पर श्वास की क्रिया होती है और बहुत खूबसूरत तरीके से हमारा पूरे का पूरा सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम नॉट आई एम सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, हमारी नाभि से हमारी श्वास की जो क्रियाएँ होती हैं वो हमारी अच्छे से पूर्ण रूप से करी जाती हैं। कुछ ऐसे अक्षर होंगे, मात्राएँ होंगी, जिनका उच्चारण करते वक़्त हमें थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। उसके ज़ोर की वजह से और ऐसे ही शब्दों के निर्माण से हमने ऐसे अक्षरों के निर्माण से हमने एक शब्द का निर्माण किया है। ऐसे-ऐसे अक्षरों को हमने चुनाव किया, उससे हमने एक शब्द बनाया, उन शब्दों से मैंने एक वाक्य बनाया, उस वाक्य को मैंने श्लोक की संज्ञा दी। उस श्लोक की जब संज्ञा दी, तो उसका मतलब ये है कि जब मैं उसका उच्चारण करूँगी तो मेरे अंदर कुछ इस प्रकार का प्राणायाम हो रहा है, जो मेरे अंदर एक शुद्धि ला रहा है, ठीक है? अपने आप बिलीव्स जो थे हमारे चेंज होने शुरू हो गए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मूर्ति पूजन नहीं है। ये तो एक ऐसा पूजन है जो मेरे अंदर से निकल के मेरे को ही अंदर से ठीक कर रहा है। दूसरा कि जल अर्पण मैं बाहर कर रही हूँ, जिसके ऊपर जो श जहाँ शिवलिंग है, जब मैं जल अर्पण कर रही हूँ और ये जल अर्पण के साथ-साथ हम क्या करते हैं पंचामृत का उनको स्नान कराते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जिस मिट्टी से या जिस स्टोन से वो बने हुए हैं, उनके अंदर वो उसकी जो वैल्यू है जो स्टोन की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, कि स्टोन खराब ना हो, उसमें क्रैक्स ना आए, वो वैसा का वैसा बना रहे और पुष्टि होती रहे। स्टोन की, उस पत्थर की पुष्टि होती रहे। उसकी पुष्टि होती रहेगी तो आप जो चैंटिंग कर रहे हो, जो भी आप पूजा अर्चना कर रहे हो, वो वहाँ तक पहुँचेगी और वो आप तक भी अंदर तक आपके अंदर तक भी आएगी। आप ये अच्छे से जानते हैं
कि अगर हम किसी में अपनी चैंटिंग या अपनी सोच या कहें कि अपनी एनर्जी, मैं यहाँ पे अगर थोड़ा-सा और अच्छे से मॉडिफ़ाई करके बोलूँगी तो, मैं अपनी एनर्जी किसी चीज़ के अंदर डालूँगी, तो वो एनर्जी वाक़ई में उसके अंदर स्टोर होगी इन दैट फ़ॉर्म जो जैसे मैंने उसको दी है, वैसी। कुछ-कुछ सुनने में ऐसा लगता है ना जैसे कि माँ-बाप ने जैसे पेरेंटिंग करी हो बच्चे की तो वैसा ही दिखता है या वो वैसे ही एक्ट करता है। आप उसको जैसे-जैसे अपने संस्कार देते जाएँगे, वो वैसे-वैसे संस्कारों के साथ ही उसको रेसिप्रोकेट करेगा या वैसा ही एक्ट करेगा, करेक्ट? तो ऐसे ही होता है कि जब आप पूजा अर्चना करते हो, जैसे-जैसे भाव आप उस मूर्ति में या उस स्टोन के अंदर आप डालते जा रहे हो, उसमें वाक़ई में वो वैल्यूज़ ऐड होती रहती हैं। और तभी इनका स्थान अलग है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, तभी हर जगह मंदिर नहीं बनते, ठीक है? घर के अंदर भी अगर मंदिर हो तो उसका एक प्रमुख स्थान है और वहीं होना चाहिए। तो बिलीफ्स में कैसे चेंज आना शुरू हुआ? आज मैंने या इसके अलावा आपको इतनी सारे आपको बातें पता हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं शास्त्र को, तो उसमें एक अलग बिलीफ में चेंज था, आज थोड़ा-सा और अलग हो गया। आप और इन डिटेल पढ़ोगे तो उसमें और चेंजेस आते जाएँगे। ठीक है? और फिर इसकी वजह से हमारे एटीट्यूड इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। अब क्या होता है आज इसके अंदर मैं थोड़ा-सा और चीज़ को एक ऐड करती हूँ। हिस्ट्री अब तक किसी को नहीं पता थी कि मकौले ने क्या किया अंग्रेज़ी को लेके। कैसे वो हमें एक नौकर बनाना चाह रहा था, ब्रीड ब्रीड इंडियंस को एक वो ब्रीड बना रहा था कि इंग्लिश सीखें। इसलिए उन्होंने किसी भी स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी इंग्लिश के अलावा इंग्लिश को प्रमुख लैंग्वेज रखा और बाकी हिंदी या वर्नाक्युलर लैंग्वेज को प्रमुख नहीं रखना चाहते थे वो लोग। वो चाहते थे कि इंग्लिश सीखें, पढ़े-लिखें, इंग्लिश सीखें और हमारे नौकर बने, ठीक है? हमारी प्रजाति ऐसी हमें एक प्रजाति कहा गया, एक ब्रीड कहा गया, एक ऐसी नस्ल बोला गया हमें कि वो हमें इंग्लिश सिखाने के बाद हमारी एक ऐसी नस्ल बना रहे हैं। तो इससे क्या हमें क्या समझ आती है कि अंग्रेज़ी सीखो लेकिन सिर्फ़ भाषा के तुल्य ही सीखो, लेकिन अपने कल्चर, अपनी मान्यताएँ उसको पीछे मत छोड़ो। तो इससे क्या हुआ आपके बिलीफ्स में चेंज आया। न्यू आइडियाज़ जो आपके खुद के जो अपने आइडियाज़ थे उसमें बदलाव आया कि अच्छा इंग्लिश बोलने वाला इंटेलिजेंट नहीं होता। अच्छा इंग्लिश सिर्फ़ एक लैंग्वेज है जो कि उस दौरान हमें एक नौकर बनाने के लिए सिखाई जा रही थी। इसलिए नहीं ताकि हमारी पढ़ाई हमें इसलिए नहीं करवाई जा रही थी ताकि हम लोग पढ़ लिख के कुछ बने, ना। हमें पढ़ाया-लिखाया इसलिए जा रहा था ताकि हम यूके के लिए काम करें, वहाँ की क्वीन के लिए काम करें और नौकर तुल्य काम करें, ठीक है? जहाँ हमारी कोई अपनी इज़्ज़त ना हो, पहचान ना हो, इसलिए हमारे शास्त्रों को जलाया गया, मिटाया गया। तो ये कहाँ से आपको समझ आता है? जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ते हो। अब इसके बाद कोई आपको अगर कोई नेगेटिव बात बोले आपके शास्त्रों को, तो आपको क्या आपके पास जवाब देने आप तुल्य होंगे या नहीं होंगे? इसका उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। यस अ, मैम। जी। तो आपको समझ आएगा ना कि क्यों कैसे किसी ने किस प्रकार से रूपांतरण करा गया हिंदुस्तान का, किस तरह से करा जा रहा था, ठीक है? आप ओपननेस तब आएगी जब आप किसी को सुनने के लिए तैयार भी होगे। अगर आप ड्रूड़ाबादी रहेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, नहीं, 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 तुम तो बकवास कर रहे हो। अच्छा ऐसा कब हुआ था? प्रूफ दिखाओ। तो अगर आप किसी को कह भी रहे हो ना कि प्रूफ दिखाओ, तो बी एमिकेबल, बी नाइस, बी जेंटल अगर आप प्रूफ की बात भी करते हो। तो चीखने-चिल्लाने से प्रूफ सामने नहीं आते, थोड़ा-सा जेंटल होके आप पूछेंगे तो आप प्रूफ भी दिखाएँगे, देखिए यहाँ-यहाँ लिखा हुआ है ये सारी बात। ये प्रूफ्स है उनके पार्लियामेंट में ये ऐसी बात कही गई थी। ये सब कुछ आपको देखने को, पढ़ने को मिलेगा। मैं एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये बात हमेशा के लिए याद रहे कि ओपननेस के अंदर बहुत कुछ आता है, सिर्फ़ ये नहीं आता, ठीक है? फिर ओपन माइंडेड जो होते हैं वो थोड़े क्यूरियस होते हैं, अच्छा ये कैसे हुआ? अच्छा वो कैसे हुआ? इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझ लेंगे यहाँ पर, साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं, हम समझते हैं ना कि बच्चों के अंदर बड़ी एक क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा ये तार कैसे बनी? अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी? अच्छा मैग्नेट कैसे काम करती है? या फिर तारों की गति कैसे होती है? अच्छा चाँद और धरती की दूरी कितनी है? तो इस प्रकार की क्यूरियोसिटी उन बच्चों में रहती है, ठीक है? क्रिएटिव थिंकिंग एंड हैव फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे आप सिंपल से यहाँ समझेंगे कि जो कोई भी आर्टिस्टिक नेचर का है, ठीक है? क्रिएटिव चीज़ें बनाना, करना, सोचना, अब वो क्रिएटिव बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, ठीक है? अब वो क्रिएटिवली कोई सी काम को कर रहे हैं, तो वो उनका थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड अपने आप इनडायरेक्टली थोड़ा-सा आ ही जाता है उसके साथ, ठीक है? और जितने ओपन लोग होते हैं ना, वो जनरली करते हैं। अब मैं इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे समझेंगे, पहले तो इंडियन इंडियन कपड़े होते थे, ये इंडो वेस्टर्न आ गए, ठीक है?
इंडो वेस्टर्न आ गए। क्या इंडो वेस्टर्न में क्या हुआ? जी पहले तो सलवार कमीज या सूट, एक चूड़ीदार पजामी हुआ करती थी, कुर्ती और नीचे चूड़ीदार पजामी और दुपट्टा। इंडो वेस्टर्न का तरीका। क्रिएटिव थिंकिंग के साथ और थोड़े फ्लेक्सिबल एटीट्यूड ला के इन्होंने क्या करा कि ऊपर कर दी कुर्ती, नीचे कर दिया जीन्स कर दी। अब दुपट्टा भी नहीं है, नीडी नहीं है, कुर्ती की बनावट ही कुछ इस प्रकार की बनाई गई। तो थोड़ी-सी क्रिएटिव थिंकिंग के साथ हमने कुछ चेंजेस करे। अब यहाँ पे मेजर पॉइंट क्या होता है फॉर अ वुमन, फॉर एनीवन इन फॉर द सोसाइटी इज़ टू कवर योर बॉडी कंप्लीटली। तो वो हो रहा है, ठीक है। क्या वो थोड़े आपत्तिजनक है? नहीं, वो आपत्तिजनक नहीं लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। दुपट्टा हमें संभालना थोड़ा मुश्किल लगता था, वो दुपट्टा बस हट गया यहाँ से, पर लेकिन आपत्तिजनक कपड़े नहीं हैं, ठीक है? तो हमें वो ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट किया गया समाज के अंदर, ठीक है? ओपननेस के अंदर क्या हो गया? ओपननेस के अंदर कि दूसरों की बातों को भी समझना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना, ठीक है? जैसे कि अगर कोई और किसी और प्रकार के वस्त्र को धारण करता है, तो इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि बेटा या जो भी कि अरे देखिए तू क्या पहन के आई है या क्या तू पहन के आया है? नहीं, उन्होंने जो भी पहना अपने हिसाब से, अपनी खुशी से पहना। सामने वाले को यानी कि हमको उन्हें कुछ कहने का या उनको टोकने का नहीं होना चाहिए कि हमें उनको टोकना चाहिए, नहीं। हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि मुझे जो पसंद है, ऐसे ही किसी और को कुछ और भी पसंद आ सकता है। दिस इज़ द ओपननेस एंड वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट नाउअडेज़, ठीक है? नॉट फॉलो द रूटीन, वांट टू डू समथिंग न्यू। ये ना एक प्रकार की या एक ही लाइन में चलने वाले लोग नहीं होते, ठीक है? इनको होता है कि कुछ नया किया जाए, कुछ अलग किया जाए, ठीक है? हैव अ ब्रॉड रेंज इन इंटरेस्ट सॉरी ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट्स कि ये नहीं होता कि मेरी फील्ड का काम सिर्फ़ इतना है, तो मैं इतना ही सीखूँगा। इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि योग में अगर हम देखें, थोड़ा-सा हमारी अगर हम इसके बाहर जाके देखें थोड़ा-सा, तो कुछ लोग बच्चे होंगे जिनको थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो उसको यहाँ पे आके देखेंगे। कुछ को होगा कि मैं इसके अलावा ना योग में जो मैंने प्राणायाम सीखा, आसन सीखे, इससे मैंने अपने आप को ठीक करा, मेंटल हेल्थ को मैंने थोड़ा ठीक करा। अब मैं जो मैंने सीखा, उसे मैं किसी और फील्ड में तो यूज़ कर सकता हूँ। ज़रूरी है कि मुझे सिर्फ़ योग में ही रहना है। ठीक है ना? हम कोई और कार्य भी कर सकते हैं। हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देके उसे क्रैक करके क्योंकि मैंने योग सीखा, मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा, ऐसे ही मैंने और ज़्यादा उत्तीर्ण करा अपने आप को पढ़ाई के अंदर और मैंने बड़े से बड़ा एग्ज़ाम को भी क्रैक करा। तो एक चीज़ जो है उसको सिर्फ़ एक लाइन के अंदर लेके जाना ज़रूरी नहीं है। उस चीज़ को सीखने के बाद वो दूसरी फ़ील्ड के अंदर कैसे एडजस्ट होती है, कैसे कर रही है या फिर कोई नई फ़ील्ड को बस वैसे ही सीख लेना। ये तो मैंने बताया ना कि इसका यूज़ हमने किसी और फ़ील्ड में करा। एक तो ये चीज़ हो गई, ये क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर भी आता है। दूसरा क्या हो गया कि मैंने अगर कोई एक चीज़ सीखी हुई है, जैसे कि हम कहते थे कि होमी भाभा जी की अगर हम मैंने आपको बताया था कि ही वाज़ अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पर उनको सिंगिंग भी आती थी। पर वो साइंटिस्ट के जो रोल हैं, जो कार्य हैं उनके, उसमें सिंगिंग का कोई रोल नहीं है। उनको पेंटिंग आती थी, उसका भी कोई रोल नहीं है। उनको वायलिन प्ले करना आता था, उसका भी कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो उनके इंटरेस्ट बड़े डिफरेंट डिफरेंट या मल्टीटास्किंग कह सकते हो, उस प्रकार के होते थे, खाना बनाना ये वो सब कुछ। They are curious about the world and other people and are eager to learn new things and enjoy new experiences. ऐसे लोग ना बड़े ही एडवेंचरस होते हैं, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, कई नई जगह पे जाना है, कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, इस तरह से। More adventurous and creative people low in this personality trait are often much more traditional and may struggle with abstract thinking, enjoy routine life. ऐसे लोग अगर नहीं होंगे, अगर वो ओपन नहीं है, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा मॉडर्न आज के वक़्त में एक वर्ड यूज़ किया जाता है मॉडर्न ख़्यालात के। मॉडर्न नहीं, ओपन ख़्यालात के अगर वो नहीं है, तो वो कैसे लोग रह जाएँगे? ऐसा ये कहना चाहते हैं कि वो लोग ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे, जो कल्चर को फ़ॉलो करते हुए होंगे और उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनको दिक्कतें आएँगी। किसमें? कि किसी की बात को समझने में, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में उनको दिक्कत आएगी। इसका एग्ज़ाम्पल हम समझ सकते हैं जनरेशन गैप जब हम बोलते हैं ना, जनरेशन गैप आ गया, जी जनरेशन गैप आ गया। तो वहाँ क्या होता है ओपननेस मतलब यूँ दूसरी जो नई जनरेशन आई है, उनके क्या उतार-चढ़ाव है या उनकी किस तरह की स्ट्रगल है या उनका क्या लाइफ़स्टाइल है, इसको समझने में उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कहेंगे कि 8 बजे चाय पी, 9 बजे नाश्ता किया, 10 बजे सो गए, फिर थोड़ी देर अखबार पढ़ी, फिर 1 बजे फिर टीवी देखा, 1 से लेकर 2 बजे तक टीवी देखा, 3 से 4 वॉक पे चले गए। ऐसे जो प्रॉपर रूटीन है ना, दे फॉलो ओनली दिस।
वो अपनी रूटीन को डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है? वो किस प्रकार के लोग हो जाएँगे, जो ओपननेस के बिल्कुल ऑपोज़िट है। तो ये लाइन ना बिल्कुल इसका ऑपोज़िट बता रही है, कि जो लोग इस प्रकार के नहीं हैं, तो वो किस प्रकार के लोग हैं, जो ओपन नहीं है, ठीक है? और जी। अग्रीएबलनेस के अंदर क्या आता है? इट रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स। जैसे मैंने कहा ना कि दूसरों के साथ कि अपनी बात को ऊपर ना रखना या एक लड़ाई या ईगो सी ना रखना कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, इस प्रकार से ना रखना। बस मिल-जुल के रहना। तुमने ये बात कही, अच्छा, अच्छा ठीक है, आज तुम्हारी बात लेते हैं, मन में रखते हैं ऐसे या अच्छा, अच्छा ठीक है, तुम भी सही हो, चलो करते हैं काम। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मिलनसार भी होते हैं और ज़्यादा लोगों के साथ रहने उठने-बैठने वाले लोग होते हैं। काइंड होते हैं, गुड नेचर के होते हैं, हेल्पिंग और ट्रस्टफुल होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना, आप एग्री कर देते हैं किसी की, कहते हैं ना ट्रस्ट होता है किसी इंसान पे। अगर कोई कहे कि 2 मिनट के लिए मैं ज़रा ये शॉप पे जा रही हूँ, ज़रा आप एक मिनट, ये मेरा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, देख लेंगे? मतलब पैसे चेंज कराने हैं मुझे, बस मेरे को पैसे तो खुले पैसे चाहिए, ऑटो वाले को देने हैं। आप प्लीज़ 1 मिनट यहाँ खड़े रहेंगे, मैं ज़रा अपना पैसे ज़रा चेंज करा रही हूँ, पीछे ही शॉप है। वो देख रहे हैं, उन्होंने बात मान ली, ठीक है, उन्होंने आपका सामान की देख-रेख करी, सामने ऑटो वाला दिख रहा था आपको। आपने पीछे की तरफ देखा, वो चेंज कराने गए हैं और वो चेंज लेकर आए और उन्होंने आपको थैंक यू कहा। एक बहुत ही सिंपल प्लेन एग्ज़ाम्पल है ट्रस्ट का यहाँ पर, बहुत ही सिंपल। ना वो महिला उनको जानती थी, ना वह व्यक्ति उस महिला को जानते थे। पर फिर भी एक-दूसरे के लिए वो वहाँ पे फिर भी उन्होंने मतलब एक अनजान को ये बात बोली और अनजान ने दूसरे अनजान की वो बात को मान लिया। ये एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो दोस्ती होती है या कहें कि वो एक तरह का सामाजिक हमारा उठना-बैठना हो जाता है। जब वो थोड़े ज़्यादा लेवल पे या ज़्यादा लोगों के बीच में रहती है, ठीक है? हाइली एग्रीएबल पीपल वैल्यू हार्मनी मोर देन दे वैल्यू हैविंग देयर से ऑन देयर वे। जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, मैंने सही कहा, वो लोग नहीं, ये नहीं होते हैं, ठीक है? दे आर मोर कोऑपरेटिव एंड ट्रस्टिंग अदर्स। ये खुद तो कोऑपरेटिव होते ही हैं, मतलब दूसरों के साथ हाथ बटाने वाले तो होते ही होते हैं, साथ-साथ में बहुत विश्वसनीय होते हैं ये, ठीक है? पीपल हू स्कोर लो अग्रीबल ऑन एग्रीएबलनेस फोकस मोर ऑन देयर ओन नीड्स देन द नीड्स ऑफ द अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। अग्रीबलनेस नेस में क्या होता है कि अगर इस प्रकार के आप नहीं हैं या ज़्यादा लोगों के साथ घुलते-मिलते नहीं हैं, अलग रहते हैं, ज़्यादा काइंड नेचर के नहीं हैं या दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, अपनी बात को ऊपर ही रखना है, तो आपको पता ही है वो ऐसे लोग कैसे होते हैं। उनको सिर्फ़ अपनी बात नज़र आती है, अपनी ही चीज़ें या अपना कहा दूसरों पे लगाना उनको आता है कि अच्छा। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पर। पुरुष और महिला में जब पुरुष कह दे महिला को कि आप पे इस रंग की कोई भी वेशभूषा है, इस रंग की सूट नहीं करती, तो वह जो महिला है, वो जो स्त्री है, वो उस रंग का कपड़ा नहीं पहनते हैं। वो छोड़ देते हैं कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है? ये अग्रीएबलनेस है। लेकिन जहाँ वो एडमिन हो जाए कि नहीं मुझे तो पहनना है, मैं तो पहन के रहूँगी, आपको पसंद है या नहीं? अपनी पसंद दिखाते रहते हो हर जगह पे, मुझे पहनना है, सामने वाले का मूड भी खराब, यार नहीं अच्छा लग रहा तुम पर। कैसे समझाऊँ? ये बात मेरी ही नहीं है, ईगो नहीं आ रही इसके अंदर, पर लेकिन तुम पे अच्छा ही नहीं लग रहा, सूट ही नहीं कर रहा, मैं क्या बोलूँ अब तुमको? महिला है कहते नहीं, तुम गलत हो, मुझ पे सूट करता है, तुम बस अपनी मेली को दिखा रहे हो, वो लड़ने बैठ जाएँगी। तो क्या ये दो महिला और पुरुष दोनों आपस में खुश रह पाएँगे ऐसे? नहीं। फिर इसका एक और तरीका है, मिड-वे जिसे कहते हैं। जब महिला पुरुष ने साथ जाना हो, तो महिला ने कहा कि नहीं, इनको ये रंग पसंद नहीं है, मैं इनके साथ जा रही हूँ ना, ये वाला रंग नहीं पहनूँगी। ऐसा करती हूँ, जब कभी ये अकेले में जा रहे हैं या घर पर हैं या कहीं बाहर ऐसी जगह पे जहाँ पे इनके हस्बैंड साथ नहीं जा रहे हैं, तब उन्होंने कभी-कभी क्योंकि वो कलर उनको खुद को पसंद था, महिला को। तो उन्होंने कहा कि मैं चलो कभी-कभी तुम पहन ही लो ना, जब इनके साथ जा रही हूँ तब नहीं पहनूँगी, वैसे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में हूँ और किसी को ये ऐसा आपत्तिजनक नहीं लगता, चलो मैं पहन लेती हूँ। तो उन्होंने उसको इस तरह से पहन लिया, इन्होंने मिड-वे निकाल लिया। जहाँ एग्रीएबलनेस तो दिखाई अपने हस्बैंड की तरफ और थोड़ी-सी अपनी बात भी कर ली, जहाँ उनका अपना खुद का मन भी रह गया। इस बात पे पुरुष भी तैयार है कि ठीक है, चलो ये भी ठीक है। कभी-कभी तुम पहन लो, तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी, तुम पे अच्छा लगता है, तुम पहन लो। लेकिन हर वक़्त मत पहनो, तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा इस तरह के रंग के कपड़े मत लो।
मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। प्लीज़ इसको हर जगह पे अप्लाई मत कीजिएगा, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। मैंने सिर्फ वो एग्जांपल दिए हैं कि जनरली हम इसको देखते आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करो या ऐसा ना करो। सबकी अपनी-अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, डिसीजन लेना आप सबका हक है, ठीक है? तो ये मैं इसमें नहीं कुछ कहना चाहूँगी। प्लीज़ मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया जो जनरली हम लोगों को आस-पास में देखने को मिलता है, ठीक है? न्यूरोटिज़्म क्या होता है? इट फोकसेस ऑन एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा दूर तक के सोचने वाले लोग जो होते हैं ना, और इनके साथ क्या होता है कि कभी कोई जगह पे हार मिल गई, कोई दुःख हुआ या किसी प्रकार सा कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी हानि पहुँची, दिमागी तौर पे चोट लगी इनको। अ, वैसे वाली चोट नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, वो वाला चोट नहीं, इमोशनल हानि इनको हुई, मानसिक तौर पर, ठीक है? तो इनको पता है कि मुझे उस जगह से, उस दुविधा से कैसे निकलना है। इनको वो आता है। इनको पता है कि अगर आज मैं दुखी हुआ तो मेरे आने वाला ये वाला वक़्त मेरा बुरा हो जाएगा, या मैं उस एबिलिटी को या उस चीज़ को नहीं सीख पाऊँगा और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। मेरे गोल्स बहुत सारे हैं, ये छोटी-छोटी बातें हैं जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए। या कभी भी कोई भी ऐसी बड़ी बात आ जाए, जहाँ पे बच्चे को ये लगे कि ये मेरी रुकावट है या ये वजह है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी या बढ़ पाऊँगा, तो मुझे इसे लड़ना चाहिए। इसका एग्ज़ाम्पल देते हैं, छोटा-सा और समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि किसी ने एडवेंचर करने के लिए ना वो पहाड़ों पे जाना था। तो वहाँ पे उनको लगता है छिपकलियों से ज़्यादा डर लगता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे छिपकलियों पे या साँप पे पहले उस डर पे मुझे अपने आप को काबू पाना पड़ेगा। क्योंकि एडवेंचर लाइफ़ में जब आप जाते हो, जब आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो, तो उस दौरान तो इस तरह के जीव बहुत सारे आते हैं। तो उनसे डरना, चीखना और दूर भाग जाना, ये तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उन्होंने अपने डर पे पहले काबू पाना शुरू करा। फिर वो उन्होंने ट्रैकिंग पे जाना शुरू करा, जहाँ से उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। एक ये बात हो गई। इसके अलावा और क्या होता है? जैसे कोई भी बात, कोई भी इमोशनल ऐसी बात जिससे आपको डर लगता है, उस पे काबू पाना, ठीक है? उस पे काबू पाना। उससे आप धीरे-धीरे हमारे अंदर जो हमारा डर होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और हम एक तरह से एक ऐसे विजेता होते हैं उस दौरान, जहाँ पे हमें कोई और हरा नहीं सकता। कोई भी नहीं हमें हरा सकता, ठीक है? The individual with positive emotional stability tends to be calm, enthusiastic and secure. ऐसे लोग जो होते हैं ना इतने पॉजिटिव, जो मैं जैसे मैंने बताया ना ये पानी का गिलास भरा हुआ, और जो मैंने आपको बताया कि शुभ अशुभ क्या होता है, जो हमने अभी समझा भी था। ऐसे लोग जो होते हैं शुभ अशुभ को एक अलग दिशा दिशा दे देने वाले, ऐसे लोग बड़े ही कामनेस होते हैं, काम होती है इनके अंदर, मीन्स बड़े ही ठहराव वाले शांत स्वभाव के लोग होते हैं, और बड़े ही ऐसे लोगों के पास खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी ऐसे लोगों के अंदर ना बड़ी सिक्योरिटी फील होती है, ऐसे लोगों के साथ बात करने में। क्योंकि इनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती ना, बड़ी ही पॉजिटिव एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये रहते हैं और दूसरों को भी अपने साथ वैसे ही रखते हैं, ठीक है? लो इमोशनल स्टेबिलिटी टेंड्स टू बी नर्वस, डिप्रेस्ड एंड इनसिक्योर, ठीक है? ऐसे लोग अगर नहीं होंगे, अगर इस तरह से अगर उनका पॉजिटिव नेचर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इनको, ये एक तरह की नर्वसनेस ज़्यादा रहेगी, डिप्रेस ज़्यादा होंगे, बड़ा इनसिक्योर फील करेंगे, हमेशा अपने आप को कहेंगे ना इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ढाले रखना। इनसिक्योर यानी कि कभी भी कुछ लोगों के बीच में अपने आप को सिक्योर टाइप का फ़ील ना करना कि मैं अपनों के बीच में हूँ। इस तरह की इस प्रकार की जो असुविधा उनको महसूस होती है मानसिक तौर पर, उसे क्या कहेंगे हम न्यूरोटिज़्म, ठीक है? जी। द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है? इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। सेम चीज़ है जो मैंने दोबारा-दोबारा बोली है, मतलब सब कुछ है। उसको एक नए तरीके से इन्होंने यहाँ पर चार्ट के अंदर बताया हुआ है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कुछ क्लियर नहीं होगा, तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। जब न पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आती है, पर्सनैलिटी की बात आती है और सिगमंड फ्रॉइड का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। फ्रेड ने बहुत मेहनत करी है। ऐसे 3-4 और आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए, जिन्होंने काफ़ी कुछ समझाया है, ठीक है? तो ये इनकी बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं, अगर आप इनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, ठीक है? और काफ़ी चीज़ों में और काफ़ी रेंज में इन्होंने विस्तार में बात करी है, पर्सनैलिटी के ऊपर, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के ऊपर, ठीक है?
The five main stages of Fred theory of personality development are the कौन कौन सी स्टेज होती है? एक ओरल स्टेज होती है, एनल स्टेज होती है, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ठीक है। एज ग्रुप क्या होता है? ओरल स्टेज क्या होती है? एक शून्य से एक तक, जब जन्म हुआ बच्चे का तब से लेकर 1 साल तक के बच्चे में उसको हम ओरल स्टेज बोलते हैं, यानी कि मुख का द्वार, ओरल। ठीक है। Children derive pleasure from oral activities, including sucking and tasting. They like to put things in their mouth. ये बहुत ज्यादा कॉमन है, आप सबने देखा होगा कि बच्चे कभी भी ना कोई चीज को क्या करते हैं, इस स्टेज पे जब होते हैं, वो उनको हर चीज ना अपने माउथ में ले जानी है, टेस्ट करना होता है उनको हर चीज का। अब बेडशीट दे दो तो वो खाएंगे, अपने खुद के कपड़े खाएंगे, आसपास उनके आसपास कोई अगर कोई बॉटल है उसको सक करना स्टार्ट कर देंगे, उसको भी माउथ में डालेंगे, टॉयज है उसको माउथ में डालेंगे। आप देखेंगे हर चीज को माउथ में डालने के लिए वो होते हैं। अगर उनको आपने हाथ में कुछ पहना रखा है, इवन मिटन्स पहना रखे हैं, छोटे छोटे ग्लव्स जो होते हैं उनके, बच्चों को पहना रखे हैं, उसको भी वो माउथ में डालेंगे। अगर कोई आपने ये भी देखा होगा आपने, अगर माँ ने बच्चे को गोद में उठा रखा है तो बच्चा उनका, अगर माता ने कोई भी चेन पहन रखी है कुछ भी, तो उसको उठा के वो मुंह में डालते हैं, उसको भी मुंह में लेंगे। उनको जो चीज थोड़ी सी भी अट्रैक्टिव लगती है वो उसको माउथ में लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये कौन सी स्टेज होगी? ओरल। ओरल का मतलब हो गया माउथ, माउथ से रिलेटेड। ठीक है। देन आ गया एनल स्टेज, जेनाइटल्स का। ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 to 3 years चिल्ड्रंस बीइंग पॉटी एंड ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, और जब ये बड़ा हो रहा है इस स्टेज पे बच्चे को एनल स्टेज पे मीन्स अब वो माउथ का जो एक क्रेविंग रहती थी कि हर चीज माउथ में लेनी है, अब वो चीज से हटकर अब वो हर जगह पे क्या करेगा, या तो यूरिनेट यूरिनेट करेगा, या तो फीसिस पास आउट करेगा। तो जो सब कुछ कर रहा है, अब उसको रियलाइज होगा कि मैं अब ये कुछ नया, ये कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ अलग हो रहा है, मेरी बॉडी में से अब कुछ अलग हो रहा है। अब उसकी जो क्रेविंग थी माउथ में हर चीज को ले जाने की, वो क्रेविंग भी कम हो जाएगी। अब या तो वो चीजें तोड़ेगा या तो फेंकेगा। जनरली हम बच्चों को देखते हैं चीजें तोड़ते हैं वो, या तो फेंकते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब माउथ में ले जाने की भी चीजें जो होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। वो नई नई चीजों पे अट्रैक्ट होंगे, उनके अंदर एक हाइपर सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, वो हर चीज को मतलब थोड़ा यूज करके देखना चाहते हैं कि कैसे करती है, उसको नोटिस करते हैं, देखते हैं। ठीक है। देन फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या होगी? 3 to 6 years old. Boys are more attached to their mother while girls are more attached to their father. Why? क्योंकि यहाँ पे फैलिक स्टेज पे क्या होता है कि हम अपोजिट जेंडर पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? अपने जैसे सेम सेम जेंडर पे ना हमें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। दूसरा जेंडर कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह का उनका भाव है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और यहाँ बताया गया है कि जितने भी बच्चे हैं लड़कों में, वो अपनी माता से ज्यादा अटैच रहेंगे, और जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने पिताजी से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। ठीक है? वो ये नेगेटिव अट्रैक्शन की तरफ मत चले जाना। यहाँ पे अट्रैक्शन का मतलब ये है क्योंकि वो आस-पास के सराउंडिंग में उनके पास डिफरेंट जेंडर्स को देखने का और कोई नज़रिया नहीं है, और किसी को वो देख नहीं रहे ऐसे। ठीक है? कोई और डिफरेंट जेंडर का उनको दिख नहीं रहा है। तो अपने जैसे सेम जेंडर को लेकर उनके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं होती है, और ये देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। लेटेंसी स्टेज जो होती है 6 टू प्यूबर्टी तक। अब प्यूबर्टी कब तक आ रही है? 12 में आ रही है, 13 में आ रही है, 14 में आ रही है, 11 में आ रही है, ये देखना होता है। इसलिए प्यूबर्टी यहाँ पे बोला गया, पर्टिकुलर एज नहीं है। चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद द सेम सेक्स पीयर्स। अब यहाँ थोड़ा सा बदल गया, यहाँ तो अपोजिट पे था, और था सिर्फ घर के लोगों का, बाहर का नहीं, सिर्फ घर का, इसलिए मदर और फादर लिए। ठीक है। अब चिल्ड्रन थोड़े बड़े हो चुके हुए हैं, अब प्यूबर्टी की तरफ टच कर रहे हैं, यहाँ हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं। अब इस चेंजेस की वजह से क्या होगा, अब डिफरेंट जेंडर की तरफ, प्लस अब अपने सेम जेंडर की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। क्यों रहेगा? अपने अपने जेंडर में क्या फीलिंग आती है उनको? अपने जेंडर में सिक्योर फीलिंग लगती है कि ये मेरे जैसे लोग हैं। अब क्या लगता है? मेरे जैसे लोग हैं। पहले डिफरेंट जेंडर में, यानी कि मदर फादर में से, जैसे कि हमने देखा ना कि जो लड़का है वो माता की तरफ, और जो लड़की है वो पिताजी की तरफ ज्यादा सिक्योर फील करती हैं, या कहीं उनकी तरफ ज्यादा अटैच्ड रहती हैं। और यही उल्टा हो जाएगा, लड़के लड़कों का ग्रुप बनाएंगे, लड़की लड़कियों का ही ग्रुप बनाती है। ठीक है। जेनाइटल स्टेज में क्या होता है? बियॉन्ड द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हिट होगी, 12-13 साल की उम्र हो चुकी, अब इसके बाद की हमेशा की उम्र। इंडिविजुअल्स आर अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स पेयर्स। अब जब प्यूबर्टी हिट हो चुकी, हॉर्मोन्स चेंज हो चुके, अब फिर से वो दूसरे जेंडर की तरफ देखना शुरू करेंगे। अब दूसरे जेंडर की तरफ देखने का वजह ही सबसे बड़ी यही होती है कि हार्मोनल एक्टिविटीज जो अंदर बन रही हैं वो उत्तेजित ज्यादा होती हैं।
ठीक है? उस उत्तेजना की वजह से मतलब जो हार्मोन्स जो सीक्रेट हो रहे हैं, वो हार्मोन्स ही सीक्रेट इस वजह से होते हैं और दूसरे जेंडर को देखकर जल्दी होते हैं, ठीक है? इसलिए उनके साथ अटैच होना या उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये स्वाभाविक है, ठीक है? इसलिए कहते हैं ना कि टीनेज है, ये तो स्वाभाविक है, होना ही होना है, क्योंकि हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है और ये होने ही होने हैं। एग्स बनने ही बनने हैं फीमेल्स के अंदर। अब जब एग्स बन रहे हैं, तो उस टाइम पे हार्मोन्स भी निकलेंगे to get attracted or to get along with the other different सेक्स पेयर्स मीन्स डिफरेंट जेंडर्स के पास, ठीक है? वो एक कॉमन है। इसलिए इस दौरान जब हम शास्त्रों में देखेंगे या हम वेद काल में देखेंगे, तो बच्चों को अलग-अलग रखवाया जाता था। मीन्स लड़कियों की अलग पढ़ाई होती थी, लड़कों की अलग पढ़ाई होती थी। बाद में संवाद वगैरह भी होते थे, वो सब कुछ होता था। पर पढ़ाई जो होती थी, वो उनकी इस तरह से ही होती थी। और प्रयास ये होता था कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो आपको आपकी पर्सनैलिटी या फिज़िकल पर्सनैलिटी की ओर अट्रैक्ट करे, उन सब चीज़ों को कट डाउन कर दो। इसलिए लड़कों के बाल कटवा दिए जाते थे, सिर्फ़ चोटी, शिखा भाग रखा जाता था। इसके और भी रीज़न्स हैं, सिर्फ़ ये रीज़न नहीं है। मुंडन जब होते थे, तो इसके और भी रीज़न्स हैं, सिर्फ़ ये एक अकेला रीज़न नहीं है। इसके अलावा क्या होता था, उनको एक हॉस्टल की तरह गुरुकुल में रखवाया जाता था, ताकि वो ना तो माता-पिता से अटैच हों, ताकि उनको फिर से ये वाली स्टेज उनको दोबारा से एक्सपीरियंस करनी ना पड़े। कौन-सी वाली? 3 टू 6 इयर्स की, जिसके अंदर वो अपनी मदर और अपने फादर से, जैसा हमने देखा था, यहाँ अटैच हों। वो इस स्टेज से निकल के बाहर आ सकें और दोबारा से इस स्टेज के अंदर फँसे नहीं अभी। ये से लेकर ये वाले के बीच में वो फँसे नहीं। इसलिए गुरुकुल में क्या होता था, सेम जेंडर ही वहाँ मिलते थे और जो दूसरी जेंडर की जो होते थे, मीन्स जैसे माताएँ, जो गुरुजी होंगी, उनकी जो धर्मपत्नी होते थे, उनको वो देखते थे। वो भी बहुत प्यार से, मान से उनको रखते थे, माता बन के रखते थे उनको। तो उनको ये पता था कि हाँ, ये दूसरे हैं, ये मेरी माता नहीं है, पर माता तुल्य है। ये उनको सीखने को मिलता था यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था, कहाँ? जब वो अलग रहते थे। तो इसलिए उनको जेंडर अट्रैक्शन जो होती थी ना, वो नहीं होती थी। जेंडर अट्रैक्शन उनको इतनी उनके ऊपर काम नहीं करती थी। अपने आप को बहुत संयम में रखना आ चुका होता था। दूसरा, वो योग, प्राणायाम ये सब कुछ भी करते थे और पढ़ाई में अलग तरीके से उनकी रुचि दिलवाई जाती थी। इस वजह से कहते थे कि शास्त्रों का जो ये पढ़ाने का तरीका था, गुरुकुल का जो सिस्टम था, इसलिए इतना प्रचलित और इतना ऊपर था। ठीक है? फिर अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड। मैम टाइम हो गया है। जी, जी, 1 सेकंड। जी, ये ना मैंने आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल दी है, जोड़ मत लेना इस बात को, जो मैंने वैदिक काल वाली बात बताई है, कि वैदिक काल वाली बात सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ नहीं बताई है। ये सिर्फ मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पे समझने के लिए। बहुत ही सिंपल स्टेजेस बताई हैं उन्होंने, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिगमंड फ्रॉइड का नाम इन्होंने रेड में लिखा है, तो भी आप भी रेड में ही लिखना। ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स में से एक है। कई बार क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो उसमें चेक करना, आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है? जी सौरभ जी, मैं बस एक बार ये देख लूँ फ्रेंड्स का जो थोड़ा-सा है, वो वाला कंप्लीट करा के देन आई विल कंप्लीट आवर क्लास, ठीक है ना? ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट एंड जेनिटल, इनके बारे में ये बता दिया, ठीक है? सेम बातें लिखी हैं वैसे, इससे ज़्यादा हम आगे हमें नहीं करना। इसमें देख लीजिएगा, कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझे एक बार कर लीजिएगा, कि आपको सिर्फ वन वर्ड के ना क्लियर करा हुआ है। आइदर यू विल रिमेंबर दिस और आइदर यू कैन रिमेंबर दिस। इसमें बस एज के बारे में दिया हुआ है, क्लियर कर रखा है, कौन सी लेकर कौन सी एज तक का ये क्वेश्चन आया हुआ है, कि ओरल स्टेज कितने से कितने तक होती है, फैलिक स्टेज कौन से लेकर कौन से तक में आती है, या फिर पूछेंगे आपसे कि बॉयज आर मोर अटैच्ड टू देयर मदर, तो ये कौन सी स्टेज है? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से ये कौन सी स्टेज है? जी, ये फैलिक स्टेज है, थर्ड स्टेज है। नंबर पूछ सकते हैं या स्टेज का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से पूछते हैं वो। चलिए, कुछ बीच में स्लाइड मिस हो गई है। जी, एरिक्सन जी की हम कल पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ और तो नहीं है कॉग्निटिव। ये सेम ही है वैसे इनका, एरिक्सन जी का। मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ, बस 1 मिनट की थ्योरी है, कुछ डिफरेंट नहीं है ये, सेम ही है। एरिक्सन जी की थ्योरी थी कि ये कहते थे कि जो हमारा ईगो है ना, जो हम कहते हैं कि मेरी मैं, जो मेरा ईगो है, आइडेंटिफाई डेवलप थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ। ये ना मेरी मैं ना पूरी जिंदगी रहती है, जन्म से लेकर बड़े होते तक ना, हमारी मृत्यु तक, ये मैं तो रहती है। और इस मैं के ना इन्होंने 8 स्पेसिफिक स्टेज बताए हैं, कि ये मैं कैसे कैसे बदलती रहती है, यानी कि ईगो कैसे कैसे बदलती रहती है। जब हम छोटे होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, तो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट,
बर्थ टू 1 ईयर तक। यानी कि बेसिक ट्रस्ट क्या हो गया कि मुझे गोद में उठाया तो ये मुझे हानि नहीं पहुँचाएँगे। फिर हम जब उनको थप्पड़ दिखाते हैं तो वो डर जाते हैं कि अरे नहीं, 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 ये क्या करा 1 साल के बच्चे को। या हमने कोई चीज़ दी, उनको कहा कि हाँ, अब हम आपको ये मान लीजिए हम आपको एप्पल देंगे, पर दिया नहीं। उनका वो मिसट्रस्ट वाला उनके लिए एक तरह का एक उनके लिए इसी तरह का मिसट्रस्ट माना जाता है उसके लिए, एक छोटे से बाल्यावस्था में, ठीक है? टॉडलर है, अब घुटनों के बल बच्चा चलना शुरू हो चुका हुआ है, थोड़ा चलता है थोड़ा-थोड़ा, उसने शुरू कर दिया। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब ऐसे टॉडलर वाले सिचुएशन में क्या होता है बच्चे के साथ, इसको कंपेयर करके याद कीजिएगा दोनों को, चार्ट बना के, ठीक है? तभी याद हो जाएगा, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़ रहेंगे आप। थ्रू आउट द ये साइकोलॉजी में आप कन्फ्यूज़ ही रहोगे। इन दोनों को चार्ट बना के याद कीजिएगा, ठीक है? एक यहाँ पे आ गया सिगमंड फ्रॉइड का, राइट साइड पे आ गया एरिक्सन की थ्योरी का, ठीक है? ऑटोनॉमी मीन्स जो ब्रेन जो एक एक ऑटोमेटिक आप समझिए कि एक तरह का एक ब्रेन का ही ना एक पार्ट आपको ये कहेगा कि ये बात ना शर्मनाक है, और कुछ जगह पे आपको होगा कि आपको डाउट होगा, ये कैसे हुआ? अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो आप कुछ चीज़ों को देखेंगे, तोड़ेंगे, आपको जानने की थोड़ी वो रहेगी। और नहीं तो कुछ बच्चे क्या होता है, कहेंगे, "बेटा अंकल मिले हैं, नमस्ते करो।" वो सीधा आपके पीछे छुप जाएगा। अब नमस्ते करने में क्या दिक्कत थी? पर बच्चे को शर्म आती है, ठीक है? वहाँ उसको शर्म आ रही है। पर आप उससे कहोगे, "बेटा शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। इट इज़ अ गुड थिंग।" आप जब किसी का रिगार्ड करते हो तो ये अच्छी बात है, ठीक है? तो धीरे-धीरे उसको वो जो शायनेस थी, कहीं न कहीं एक टाइम के बाद ना उसको लगता है कि मुझसे कुछ ऐसी चीज़ ना पूछ ली जाए, जो मुझे ना आती हो। बच्चे को एक टाइम के लगता है, वो उसके लिए शेम का पार्ट बनती है। इसलिए ऐसे बच्चे ना थोड़ा दूर रहते हैं, थोड़ा-सा पीछे रहते हैं। अच्छा, इसका एग्ज़ाम्पल और समझते हैं। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, स्टेज पे जाते हुए बच्चों को डर लगता है कि हाय मेरा सब मज़ाक उड़ाएँगे, मेरा सब मज़ाक उड़ाएँगे, नहीं। देखिए, एक जब और डाउट क्या होता है, यार मैम से सवाल पूछूँ तो पूछूँ? कहीं मेरा मज़ाक तो नहीं उड़ा देंगी मैम सबके बीच में। डाउट अंदर से है पर लेकिन डर लगता है कहीं न कहीं मेरा मज़ाक ना उड़े, ठीक है? दोनों चीज़ें इकट्ठे आ जाती हैं इनके साथ। शेम में क्या आ गया, मेरा सब मज़ाक उड़ाएँगे, ठीक है? और डाउट में क्या आ गया, आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि मुझे करना क्या है, ये करना है, ये करना है, मैम ने राइट कहा है, रॉन्ग कहा है। अभी भी क्लियर नहीं हो रही बात। अभी भी समझ नहीं आ रहा सामने वाले ने ये इसको हाँ में कहा है, इसको ना में कहा है। क्लियर ही नहीं होता, ठीक है? इनको इनको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है, डाउट्स रहते ही रहते हैं ऐसे बच्चों को, ठीक है? प्री स्कूल एज इनिशिएटिव जो होते हैं वर्सेस गिल्ट, मतलब ये खुद से कुछ करने में ना इनको डर लगता है, ठीक है? और एक गिल्ट होता है कि इनको हर चीज़ में ये लगता है कि मैंने चीज़ तोड़ दी या मैंने खराब कर दी, ये मेरी वज़ह से हुआ है। ये बच्चों के साथ होता ही रहता है, ठीक है? फिर आएगा हमारा लास्ट स्कूल एज, सॉरी नेक्स्ट 4th स्टेज स्कूल एज। स्कूल एज इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंडस्ट्री मीन्स बच्चों के अंदर घुलना-मिलना, उनके साथ एन्जॉय करना, एक ग्रुप में रह के एन्जॉय करना। इंडस्ट्री से मतलब क्या हुआ कि अप अपनी खुद की जैसी एक फॉर्म बनाना, अपने जैसे लोगों की एक ग्रुप बनाना। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री से मतलब यहाँ पे ये है। इंफीरियरिटी मतलब अपने आप को थोड़ा लो समझना, पता नहीं है मैं मेरे मार्क्स इतने अच्छे आए नहीं है टेस्ट के अंदर, पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं नहीं जा रहा या मैं नहीं जा रही। कुछ इस प्रकार से सोचना, ठीक है? एडोलेसेंस के अंदर क्या हुआ, जब थोड़ी-सी बाल्यावस्था में स्कूल एज के अंदर ही जब 16, 14, 16 के आस-पास आप पहुँच गए हैं। आइडेंटिफाई वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। एक आइडेंटिटी जो होती है ना एक इंसान की, एक अपने को एक समझना, खुद को समझना, अपनी खुद की आइडेंटिटी को समझना, प्लस एक आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। मुझे क्या बनना है ज़िंदगी में? और एक को बिल्कुल क्लियर है, मुझे बनना क्या है? और एक कन्फ्यूज़ ही है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो कौन-सा डॉक्टर बनना है? मुझे अगर ये बनना है, तो मुझे ये नहीं बनना है। और एक को तो पता ही नहीं मुझे बनना क्या है। उनसे जब हम 10th के बाद पूछते हैं कि बेटा क्या लोगे? देखेंगे भई 10th के बाद देखेंगे। फिर जब 10th के बाद आ गया, रिज़ल्ट आ गया, अब स्कूल में जाके फ़ील्ड लेने का टाइम आ गया है। आपको अपनी फ़ील्ड चूज़ करनी है, तब भी इनको क्लियर नहीं है कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, इकोनॉमिक्स लें, क्या लेना चाहते हैं? कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। प्लस इसके अलावा और कौन से आइडेंटिटी कन्फ्यूजन्स होते हैं। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन्स मीन्स कि मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैंने तो ये बुरा नहीं कहा था, पर मेरे साथ ये क्यों हुआ? हम कहते हैं ना कि भगवान तो बुरे लोगों के साथ बुरा करता है, पर ये तो मैंने नहीं किया था, मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ? कुछ लोगों के साथ ये भी आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? कुछ लोगों के साथ मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ? लड़कियों में ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ? मैं दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर क्यों नहीं हूँ? मेरी दूसरी लड़कियों की तरह आवाज़ क्यों नहीं है? ये एक आइडेंटिटी कन्फ्यूजन की तरह कार्य करता है उनके लिए।
क्यों? वो दूसरों के साथ अपने को कंपेयर करते हैं, रेदर देन कि जो उन्हें मिला है, उसको एक प्राउड के साथ, उसको और निखारते हुए, उसके साथ जीने की बजाय उसी पे डाउट करके उसी को खत्म करने का प्रयास करती हैं ये। ऐसा लड़कियों में होता है, ऐसा लड़कों में भी होता है। लड़कों में बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारे उनके फैक्टर्स होते हैं जो उनको डराते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है। यंग एडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी से मतलब सिंपल सा हो गया कि गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड्स बनाना, और या फिर मेजरली तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की इंटीमेसी की ही बात हो रही है। देन आइसोलेशन, नहीं करना, बनाना ही नहीं है, डर लगता है। किसी प्रकार का डर लगता है, नहीं पता, पर डर लगता है। ठीक है। वो ज्यादा खुल के भी बात नहीं कर पाते दूसरे जेंडर से, लड़की लड़कों से बात नहीं कर पाएगी और लड़का लड़कों से खुल के बात नहीं कर पाता। मिडिल एज में आ जाते हैं तो यहाँ पे जनरेटिविटी आ जाती है और वर्सेस स्टैग्नेशन आ जाती है। मीन्स आपका जो ऊपर वाला जनरेशन है, माता पिता का, दादा दादी का, उस जनरेशन को या तो आप समझ पा रहे हो, या एक नई जनरेशन की जो एक क्रिएशन है वो आपके अंदर आ रही है। ठीक है ना। आप उनको समझ के उनके साथ एडजस्ट कर पा रहे हो, वो क्या समझ, आप उनको अपनी बात समझा भी पा रहे हो। ठीक है। आपकी जनरेशन में मोबाइल्स हैं, उनकी जनरेशन में कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था। आप दोनों आपस में मिलकर उस चीज को यूज कर पा रहे हो, खुश हो उस चीज से। और नहीं तो आपकी जो जनरेशन में जो चीजें मिल रही हैं, आप उसके उसके यू आर हैप्पी। और दूसरी क्या आती है, एक तो मैंने बच्चों की बात करी, ठीक है ना। अब एक होता है कि पेरेंट्स भी उस जनरेशन को समझ तो पा रहे हैं, अब पेरेंट्स की बात आती है बीच में, इसके अंदर रोल पेरेंट्स का भी होता है। अब मेरी मैं जो है इसके अंदर है, वो जनरेटिविटी को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट करती है। यहाँ मेरी मैं उस जनरेशन की जो नई चीजें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वो अपने पुराने रूढ़ावादी बातों पे ही स्टैग्नेंट है। ठीक है। ओल्डर एडल्टहुड में क्या होता है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो आज के वक्त में, आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही गलत की पहचान के साथ साथ एक कमिटमेंट, एक लॉयल्टी रखना, वो इम्पोर्टेंट है। डिस्पेयर का मतलब चल छोड़ना यार, अरे कर दिया तो क्या होगा, ज्यादा से मार देंगे, क्या कर देंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, छोड़, नहीं दी तो नहीं दी है। धोखा देने में, कुछ इस तरह की बात बात करने में, या कहें किसी से दूरी बना लेने में, कि उसने, तो इस तरह की डिस्पैरिटी में उनको ना प्रॉब्लम नहीं आती उन लोगों को। उनको लगता है कि ठीक है, मुझे नहीं जाना प्रोग्राम में, नहीं जाना। अब कहते हैं ना कि आपने कई बार देखा होगा प्रोग्राम्स वगैरह में भी, कहते हैं कि मुझे ज्यादा पसंद नहीं है लोगों के साथ ज्यादा घूमना फिरना इस तरह के से। और घूम घूम मतलब वैसे फ्रेंड्स बनाना पसंद है, उनके साथ रहना पसंद है। और लेकिन अगर फ्रेंड्स में कोई बात गलत हो रही है, उसका साथ देना पसंद नहीं है, उस बात का साथ देना पसंद नहीं है। यहाँ मेरी मैं जो आती है ना, तो उनको वो मैं थोड़ी ऊपर चाहिए कि नहीं, तुम गलत हो। अब मैं तुम्हें कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा डिस्टेंस बना के ये बात को समझा सकती हूँ कि तुम गलत हो। ठीक है। ऐसा हम समझा सकते हैं उनको। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश प्रयास करेंगे तो आपको समझ आएगा। इंटीग्रिटी से यहाँ पे क्या मतलब आता है, तात्पर्य ये आता है कि किसी भी चीज को ऐसे समझने का भाव रखना कि मैंने जो कहा या मैं जो सोच रही हूँ, मेरी मॉरल वैल्यूज, मेरी एथिक्स, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैं जो मानती आ रही हूँ, जो मेरी मान्यताएं हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन जो गलत है उनसे थोड़ी दूरी बना लेना। जो गलत है उनसे थोड़ी दूरी बना लेना। उनको जाके ये ना कहना कि तुम बदल जाओ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मेरी सोच विचार ऐसे हैं, आप भी अपने सोच विचार के अंदर बदलाव लाओ। नहीं, ये गलत है। तो ऐसे में क्या करेगा इंसान, अपने को दूसरों से थोड़ा थोड़ा दूर करता रहेगा। ठीक है। या तो अपनी इंटीग्रिटी को बना के रखेगा, या फिर वो उसी इंटीग्रिटी को नहीं बना के रखेगा और सामने वाले के साथ हाथ मिला लेगा। ठीक है। इस प्रकार की जो मेरी मैं है, वो मैं ना बदल जाती है। हालांकि यहाँ वो उस वाली मैं के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी मॉरल वैल्यूज को या तो बना के रखना, और अगर नहीं बन पा रही है ऐसे लोगों से, या इस प्रकार से अपनी उस मान्यताओं से दूर हो जाना, वो इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। ठीक है। बाकी का हम कल करेंगे। आज के लिए अभी इतना काफी है। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ चार्ट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पूरी बात को इन्होंने ऐसे ही कहने का प्रयास किया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, जो मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये समझ लीजिए, लास्ट वाला जो है 65 प्लस ओल्डर में इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यहाँ पे यानी कि विजडम की बात हो रही है, कर्म की बात होती है। जो जो लोग
जब कर्म ज्ञान आना शुरू हो जाता है ना, तो ये आपको विज़डम की तरफ ले जाता है। जब आपको आत्मा और शरीर का ज्ञान होना शुरू होता है, तो हमें विज़डम आना शुरू होता है। अब ये सारी बातें तो बहुत बढ़िया, सब समझ लिया। मैडम श्रीमद् भगवद गीता हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सब पढ़ लिया हमने, बहुत अच्छा सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया। जब आप उसको अप्लाई करना शुरू करते हो ना, जब आँखों के सामने कोई ऐसी दुर्घटना घटी हो और वहाँ आप अपने आप को वहाँ पे अप्लाई कर पाओ, तब विज़डम मिलती है, ठीक है? तब आपको समझ आएगा कि संपूर्ण रूप से आपने जो पढ़ा है, उसको आपने अप्लाई किया है, ठीक है? योग को तो पढ़ लिया, पर पढ़ने के बाद कितना अप्लाई कर रहे हैं। आप योग बीज पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको ये बात भी समझ आएगी। विज़डम सिर्फ़ उसी को मिलती है जब उसको वो अप्लाई करना शुरू भी करता है अपनी लाइफ़ में। जब वो अप्लाई कर पाता है, इतनी हिम्मत ला पाता है, तब हम उसको विज़डम का नाम दे पाते हैं, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।